एवरीवन, वेलकम टू एसपी केमिस्ट्री क्लासेस। आज का जो वीडियो है उसमें मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ स्पेक्ट्रोस्कोपी। इस वाले जो वीडियो है उसमें मैं आपको डिटेल्स में बता दूंगी कि हम आने वाले जितने भी अपकमिंग वीडियोस हैं उसमें क्या क्या पढ़ेंगे। मतलब हम कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी की। साथ ही मैं आपको बता दूंगी इंट्रोडक्शंस, स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या, इन छोटे छोटे जो टर्मिनोलॉजी है जो हमें सबसे ज़्यादा यूज़ करना है जब एडवांस लेवल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे। तो जितने भी टाइप के टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करेंगे वो सारा जो है वो इस वीडियोस में आज मैं कंप्लीट कराने वाली हूँ। आप सबने बहुत ज़्यादा कमेंट्स किया था कि मैम स्पेक्ट्रोस्कोपी पे वीडियो बनाइए, तो बस स्टार्ट कर रहे हैं हम न्यू टॉपिक अपना स्पेक्ट्रोस्कोपी। आपको पता ही है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है स्पेक्ट्रोस्कोपी, है ना। तो जो स्पेक्ट्रोस्कोपी मैं आपको पढ़ाऊँगी वो हम स्टार्ट करेंगे बेसिक्स लेवल से। मतलब हमारा टारगेट है कि मैं जो है वो बेसिक के जो फाइनल ईयर्स के सिलेबस है, फिर एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस, सेकेंड सेमेस्टर और जितने भी 4 यूनिट्स हैं एमएससीज में, उसके बाद आपके CSIR नेट और IIT JAM साथ ही गेट, है ना। IIT JAM में तो बहुत कम आते हैं, गेट और नेट इतना जितना जो सिलेबस है वो सारा कवर करेंगे हम 1 बाय 1। इससे रिलेटेड मैं आपको लगभग 25 to 30 वीडियोज़ जो है वो प्रोवाइड करूँगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने ऑर्गेनोमेट्रिक पढ़ा था, है ना। ऑर्गेनोमेट्रिक में हमने क्या किया था, स्टार्ट किया और स्टार्ट करके उसके इंट्रोडक्शंस का बेसिक से स्टार्ट किया था। बेस बनाते बनाते हमने एडवांस लेवल की स्टडी किया, सारा मैंने कैटालिटिक रिएक्शंस भी कराया उसमें, और लगभग 25 वीडियोस जो है वो आपको प्रोवाइड किया बिल्कुल फ्री में। बिल्कुल वैसे ही मैंने बायो इनऑर्गेनिक्स में भी वीडियो बनाए थे एंड बायो इनऑर्गेनिक का एक कंप्लीट सीरीज़ भी बनाया जो आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद किए। बहुत ज़्यादा आपके कमेंट्स आए थे उसमें कि मैम ये बहुत अच्छा है, ऐसे मिनार्थन टाइप का और भी वीडियोज़ लाइए। तो बिल्कुल वैसे ही अभी मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट करूँगी, 1 बाय 1 आपको वीडियोज़ जो है वो मिलते रहेगा मेरे चैनल्स पे। और उसके बाद मैं एक कंप्लीट स्पेक्ट्रोस्कोपी बनाऊंगी जो लगभग 10 आवर्स का रहेगा, और उसमें कंप्लीट हो जाएंगे हमारे जितने भी टाइप के ब्रांचेस है स्पेक्ट्रोस्कोपी का। केमिस्ट्री में जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, CSIR नेट के सारे क्वेश्चंस, साथ ही सारा सिलेबस जो है वो पूरा एक पैकेज के फॉर्म में जो है आपको मिल जाएगा। ठीक, इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर देना जिससे नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन, साथ ही सिलेबस जो मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में प्रोवाइड करने वाली हूँ, है ना। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, फर्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी कि व्हाट इज़ द स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या चीज़ें, क्यों हमें ज़रूरत पड़ी इसकी स्टडी करने की, इसका एप्लीकेशंस क्या है, कहाँ कहाँ पे इसका रोल्स है, वो सारा पढ़ेंगे हम। साथ ही छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी, व्हाट इज़ द वेवलेंथ, व्हाट इज़ द वेव नंबर, व्हाट इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, कितने टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं, कौन किसी मॉलिक्यूल के कहाँ पे इफेक्ट करता है ना, वो सारे स्टडी जो है वो इंट्रोडक्शंस में हो जाएगा। साथ ही बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द स्पेक्ट्रोस्कोपी, कुछ और है, जैसे एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी की ही सोर्स हमको चाहिए होता है। तो सोर्स कौन कौन से होते हैं रेडिएशंस प्रोड्यूस करने का, कि सनलाइट तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे सोर्स है जो हम यूज़ करते हैं बहुत सारे अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में, अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ने में, तो वो सोर्स भी मैं आपको बता दूंगी। साथ ही हम पढ़ेंगे क्या, सिलेक्शन रूल्स के बारे में पढ़ लेंगे। सिलेक्शन रूल्स के साथ साथ आपके जितने भी ट्रांजिशन लेवल्स होते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन लेवल्स होते हैं जो स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस करते हैं, और सबसे स्पेशल टाइप्स ऑफ द स्पेक्ट्रोस्कोपी। टाइप्स ऑफ द स्पेक्ट्रोस्कोपी में बेसिकली मैं आपको बता दूंगी कि मेन तो 2 टाइप्स के ही होते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी, इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन कौन है और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन कौन आते हैं। साथ ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है उनकी फेनोमेना कौन कौन सी है, जिसमें हम पढ़ लेंगे वही एब्जॉर्प्शन, इमिशन, ट्रांसमिशन करता है, स्कैटरिंग करता है। तो कहाँ कहाँ से जो है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो बन सकता है। ठीक, ये तो रही बेसिक्स जो हम एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, सारा बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। फिर जाएंगे एडवांस लेवल पे। तो एडवांस लेवल पे मैं क्या करूँगी, आपके लिए सारे जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेंगे। इसमें सबसे पहले इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी मैं आपको बता दूंगी, इससे थोड़ा सा आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में, और सेपरेटली पढ़ोगे ना तो मज़ा भी आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी इसको। इसमें इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी हो जाएंगे, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी हो जाएगा और फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी हो जाएगा। इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में मैं आपको बताऊंगी जितने भी टाइप के इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हो गया, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स हो गए, है ना, बायो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए। तो इन कंपाउंड्स की स्पेक्ट्रा कैसे मिलती है, तो इनकी स्पेक्ट्रल स्टडी कैसे कैसे करते हैं, इसमें मैं आपको बता दूंगी। स्पेशली NMR, मतलब NMR ऑफ द इनऑर्गेनिक स्पीसीज, NMR स्पेक्ट्रा पढ़ाऊंगी इनऑर्गेनिक स्पीसीज का। साथ ही ESR स्पेक्ट्रा पढ़ाएंगे आपको। ESR के साथ साथ जाएगा आपका मॉसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये सारे जो पढ़ेंगे वो है आपके इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। ठीक है, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर मैं आपको बताऊंगी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की स्टडी कैसे करते हैं, कौन कौन से स्पेक्ट्रोस्कोपी इसमें यूज़ किया जाता है। इसमें भी बेसिकली आपको सबसे ज़्यादा पता है सबसे ज़्यादा यूज़ किसका होता है, क्योंकि प्रोटॉन है
तो प्रोटॉन है सबसे ज़्यादा यूज़ हो जाता है आपका NMRs का। तो इसमें हम लोग फिर से पढ़ेंगे NMRs, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या क्या है ना। केमिकल शिफ्ट पढ़ेंगे NMRs के अंदर। NMR में मैं आपको कपलिंग कांस्टेंट पढ़ा दूंगी। कपलिंग कांस्टेंट्स के अलावा जितने भी टाइप की आपकी स्प्लिटिंग्स होती है वो सारे हो जाएंगे, उनके वैल्यूज़ क्या होते हैं, सील्डिंग एंड डिससील्डिंग इफेक्ट्स क्या होता है, साथ ही आपके इक्विवेलेंस प्रोटॉन्स क्या होता है, एवरीथिंग जो है वो हम पढ़ लेंगे NMR में, वो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की स्टडी के लिए और कौन कौन से स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ सकते हैं हम? अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी मैं आपको यहाँ पे पढ़ा दूंगी। अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर क्या क्या पढ़ोगे आप? तो अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है उसके अंदर मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम। इसमें डिफरेंस टाइप ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, क्या क्या कितने टाइप के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं वो मैं बताऊंगी। फिर आपको बैंड्स के बारे में बता दूंगी, बेसिक प्रिंसिपल तो बताना ही है, सिलेक्शन रूल्स भी हो जाएंगे। साथ ही आपको डिफरेंट बैंड्स, के बैंड्स इसमें मिलता है, बी बैंड्स इसमें मिलता है, ठीक है, आर बैंड्स में मिलता है। साथ ही आपका शिफ्ट के बारे में पढ़ लेंगे, बैथोक्रोमिक शिफ्ट होता है जिसको रेड शिफ्ट भी बोलते हैं, हाइपो है ना, हाइपो बैथोक्रोमिक शिफ्ट, ये सारी जो है वो मैं इसमें बता दूंगी। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, ये डिटेल्स इसमें हो जाएगा। साथ ही आपको इसके बारे में बता सकते हैं एप्लीकेशंस क्या है, अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसकी एप्लीकेशंस क्या है, वो सब कुछ पढ़ लेंगे हम अल्ट्रावायलेट में, वो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की। और इसके अलावा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में और क्या पढ़ सकते हैं? मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको सारी चीज़ें बता देंगे, सारी जो फ्रेगमेंटेशंस होते हैं, बेस पीक किसको बोलते हैं, लैम्डा मैक्स वैल्यू क्या होती है, स्पेशली फ्रेगमेंटेशन। एंड सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आता है? फ्रेगमेंटेशन ऑफ द हेलोजन कंपाउंड्स। तो जो हेलोजन मॉलिक्यूल्स हैं, हेलोजन वाले अटैच जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, उनके फ्रेगमेंटेशंस की वैल्यूज़ क्या होती है, वो सारी स्टडी जो है वो ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको करनी है। किसके अंदर? मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर होगा। उसके बाद आ जाता है फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी में बेसिकली हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के टाइप्स को पढ़ सकते हैं। इसमें मैं आपको थोड़े से जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना वो सब पढ़ा देंगे। जैसे NMR गए तो NMR में भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होता है, PPM है उसको हर्ट्ज में कन्वर्ट करो, कैसे कैसे सिग्नल्स को कन्वर्ट करते हैं हम, छोटी छोटी न्यूमेरिकल्स है जो आता है, पता है आपको, वो सारी स्टडी मैं फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी में करा दूंगी। साथ ही आपके इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, जितने भी टाइप की मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी है जिसमें रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, वो सारा स्टडी हम करेंगे किसके अंदर? फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। अभी तो पता ही है आपको रोटेशनल में मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाली हूँ, वाइब्रेशनल में आपको क्या क्या पढ़ाने वाली हूँ, है ना। फिर है एक टाइप्स ऑफ स्कैटरिंग। स्कैटरिंग से रिलेटेड जितने भी टाइप के स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जैसे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेशली रमन में मैं आपको पढ़ा दूंगी प्योर रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, फिर प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, इसके सिलेक्शन रूल्स क्या होगा, प्रिंसिपल क्या होगा, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होंगे, साथ ही एंटी स्टोक एंड स्टोक लाइंस क्या होता है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन है, इस सारे टाइप्स की जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो कवर करेंगे आपके लिए, ठीक है। तो अब आपको इतना तो समझ आ गया कि पढ़ना क्या है हमको इसमें। तो सारा सिलेबस जो है वो मैं यहाँ पे लिख रखी हूँ, कुछ जो मैं नहीं बता पाई वो भी यहाँ पे नोट डाउन है। तो आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लो और एकदम अच्छे से कंटिन्यूसली पढ़ते जाएंगे, वन बाय वन बेसिक से लेके पूरे एडवांस तक करेंगे। साथ ही मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगी, बहुत सारे क्वेश्चंस है मेरे पास, हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस कराएंगे, कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते जाएंगे, ठीक है। तो इतना चीज़ तो आपको पता चल गया कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आने वाले जितने भी वीडियोज़ है उसमें। मतलब मैं आपको कंप्लीट पैकेज दे रही हूँ स्पेक्ट्रोस्कोपी का, और उसके बाद एक ही वीडियो में सारे कंप्लीट जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो आपके लिए आ जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी? स्टार्ट कर रही हूँ, है ना। व्हाट इज द स्पेक्ट्रोस्कोपी? क्या है स्पेक्ट्रोस्कोपी? क्यों हमको नीड हुई स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने की? तो जैसे नाम से समझ आ रहा है आपका, स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम स्टडी करते हैं स्पेक्ट्रास की, ठीक है। आप बोल सकते हो कि स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम इन्वेस्टिगेट करते हैं या मेजरमेंट करते हैं स्पेक्ट्रास का, विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द मैटर व्हेन इंटरैक्ट विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। जब कोई भी मैटर या कोई भी सैंपल जो हमको दिया जाता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के साथ, है ना, जैसे स्क्रीन में शो हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के साथ जब किसी मैटर का इंटरेक्शन होता है तो वो मैटर या तो उसको एब्जॉर्ब करता है या फिर उसको इमिट करता है, या तो ट्रांसमिशन होती है या फिर स्कैटरिंग होता है, और इसके थ्रू हमको स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस होती है। उसी स्पेक्ट्रा की स्टडी करना ही क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाता है, ठीक है। एक शब्द में आप कह सकते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो एक टाइप का स्टडी है
ठीक है, किसके बीच में क्या चीज़ की स्टडी करते हैं हम उसमें, रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और मैटर की बीच के जो इंटरैक्शंस है उसकी ही स्टडी करना स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाएगा। अब मैंने जैसे पहले ही कहा आपको कि जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है वो बेसिकली 2 टाइप्स का होगा। 2 टाइप का कौन कौन सा, फर्स्ट इज द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड द सेकंड इज द इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। देन व्हाट इज द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में जैसे ना क्या हुआ, मैंने कोई भी एक कंपाउंड जो है वो सर्च कर लिया नया, है ना, हम रिसर्च कर रहे हैं उसमें मैंने कोई कंपाउंड रिसर्च कर लिया, अब मुझे उसके बारे में पूरी स्टडी करनी है कि ये है क्या, कैसे बना होगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में जैसे ही मैंने सैंपल लिया उस सैंपल्स के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डालते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डालने के बाद वो कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को, जो उसके रेंज की है, कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। एब्जॉर्ब करके वो क्या हो जाएगा, हीटेड हो जाएगा, थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, और जहाँ जहाँ एब्जॉर्ब उसने किया है उन जगह पे मुझे स्पेक्ट्रल डिटेक्टर जो होते हैं उसमें डार्क लाइंस मिलेगी। अब ये स्पेक्ट्रोस्कोपी में मिल क्या रहा है, डार्क लाइंस, क्यों, क्योंकि उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रखा है। तो यहाँ पे जो फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट जो हम यूज़ करते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट जो हम यूज़ करते हैं वो ब्राइट वाला करेंगे, ठीक है, थोड़े चमकीले से फोटोग्राफिक प्लेट हम यूज़ करेंगे और उसमें स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो डार्क लाइन जो है वो हमको मिलेगा, किसमें, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में। अब आपको इतना चीज़ें समझ आ गया, जब कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के कुछ पोर्शंस को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसमें से कुछ को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो जहाँ जहाँ एब्जॉर्ब करता है उस जगह पे हमको थोड़ी सी डार्क लाइंस मिलती है, उसको हम फोटोग्राफिक प्लेट पे स्टडी कर लेते हैं, इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसको बोल देंगे आप एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब यही जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो आपको किस में पढ़नी है, रोटेशनल स्पेक्ट्रा, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा एंड साथ साथ जितने भी टाइप की ट्रांजिशंस है ना वो सब जो है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी पे ही बेस्ड है। इनफैक्ट आपका जो NMR है वो भी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का ही एग्जाम्पल है। फिर आ जाते हैं एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी सेम चीज़ें किया जाता है, सैंपल लेते हैं, सैंपल में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को डालते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डालते ही, अब इसे कुछ ऐसे समझो आप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालते ही कोई इलेक्ट्रॉन बेसिस पे देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या हो जाएगा, पहले एनर्जी को लेगा और अपने हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। जैसे ही वो अपने हायर एनर्जी स्टेट में गया उसके बाद, क्योंकि कोई भी चीज़ें हायर एनर्जी स्टेट में तो रहना मतलब पसंद नहीं करता, क्योंकि उसकी अनस्टेबिलिटी हो जाती है, स्टेबिलिटी खो जाता है वो अपना, तो वहाँ पे वो क्या करता है, फिर कुछ रेडिएशंस को इमिट करके वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। तो जब वो रेडिएशंस को इमिट करता है, बस उसी की स्टडी करना, इमिटेड जो रेडिएशंस है उसको हम फोटोग्राफिक प्लेट्स पे ले लेते हैं। तो फोटोग्राफिक प्लेट्स पे क्योंकि यहाँ पे एमिशन हुआ है इसलिए हमको और चमकीले लाइंस दिखते हैं, ब्राइट लाइंस दिखेगा। तो अब मैं क्या करूँगी, डार्क फोटोग्राफिक प्लेट लूँगी और वहाँ पे उसकी स्पेक्ट्रा की स्टडी कर लेंगे। इतनी चीज़ें समझ आई, इसको हम बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी आप ज़्यादातर कहाँ पर पढ़े हैं, जो बैलेंस की डायग्राम जो आप पढ़ते हैं उसमें आपने देखा होगा क्या, फ्लोरेसेंस, फोस्फोरेसेंस, तो वहाँ पे एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का ही यूज़ किया जाता है। वहाँ पे जो फोटॉन्स होते हैं ना, फोटॉन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर जो फोटॉन्स होता है उसको लेकर के वो हायर स्टेट में चले जाते हैं, फिर हायर स्टेट से जब लोअर स्टेट में वापस आते हैं तो कुछ एनर्जी को वो रिलीज़ करते हैं। तो ये एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया 2 टाइप्स ऑफ द स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो स्पेक्ट्रम्स होते हैं वो 2 टाइप्स के बनते हैं, एक डिसकंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस की बात करें तो किसका एग्जांपल ले सकते हो आप, बिल्कुल प्रिज्म, है ना। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब वहाँ पे जो लाइंस है वो बिल्कुल कंटिन्यूअस होगा, इतना ज़्यादा कंटिन्यूअस होता है कि वो हम बिल्कुल जो कुछ लाइंस को तो मिस ही कर जाते हैं, दिखता भी नहीं है हमको। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही मैं एक सनलाइट से उसको प्रिज्म से पास करते हैं, जैसे ही हम उसको प्रिज्म से पास करेंगे वो अपने 7 कलर्स में जो है वो विभक्त हो जाएगा, है ना। पढ़ते हो आप, पूरे 7 कलर्स हमको मिलने लगता है, लेकिन एक्चुअल में वो 7 कलर है क्या, उससे भी ज़्यादा कलर्स होता है, उनमें इन्फिनाइट कलर्स होते हैं, बस हम उसको 7 कलर बोल देते हैं। जो बीच बीच के जो कलर्स है ना वो हमको दिखता भी नहीं है, लेकिन वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, ठीक है। जैसे ही आप लाइट को प्रिज्म से पास करोगे वो 7 जो कलर्स है उसमें पूरा ऐसे डेविएट हो जाएंगे और वहाँ पे जो लाइंस मिलेगी वो कंटिन्यूअस होता है। इस टाइप की स्पेक्ट्रा को आप बोलते हो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। लेकिन उसके बाद अगर मैं बात करूँ डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, तो जो डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा है उसमें जैसे इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मैंने बताया कि कुछ लाइन जो है वो मिसिंग होगा, तो उनके बीच बीच में गैप्स होंगे और वो बिल्कुल लाइंस के जैसे दिखते जाएंगे, उसको आप बोलोगे डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा या फिर लाइन स्पेक्ट्रा। तो अभी तक आप लोग ने पढ़ लिया कि स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या, इंटरेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विथ मैटर। और फिर हमने बताया आपको कि जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो बेसिकली
टू टाइप्स का होता है, एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एंड एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रो दोनों में ही टू टाइप्स के जो स्पेक्ट्राज हैं वो आपको दिखेंगे। एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करूँ तो उसमें बनते हैं कॉन्टिन्यूअस एंड डिसकॉन्टिन्यूअस। साथ ही जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें भी स्पेक्ट्रल जो बनती है वो है कॉन्टिन्यूअस एंड डिसकॉन्टिन्यूअस। ठीक है, जो डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा है वो टू टाइप्स का होगा, लाइन स्पेक्ट्रा एंड बैंड स्पेक्ट्रा। तो ऐसे थोड़ा सा इसको क्लासीफाई करके पढ़ सकते हैं। और मैंने पहले ही बता दिया व्हाट इज़ द एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड व्हाट इज़ द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, डील हो गया है, वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थोड़ा सा जान लीजिए आप इसके बारे में कि कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, डिसकॉन्टिन्यूअस क्या होता है। तो कॉन्टिन्यूअस में भी आपने देखा कि इसमें कोई बॉर्डर लाइंस नहीं होंगे, है ना। स्पेक्ट्रास की जो बीच में कोई भी बॉर्डर लाइंस नहीं होता है, मतलब फोटोग्राफिक प्लेट पे जब हम स्पेक्ट्रा की स्टडी करते हैं तो कोई बॉर्डर लाइंस नहीं होंगे, कंटिन्यूसली लाइन जो है वो हमको दिखता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ही सनलाइट्स को प्रिज्म से पास किया जाता है उसमें कलर्स में तो वो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन उसमें कोई भी बॉर्डर लाइन नहीं होती, वो सेपरेटेड नहीं होते किसी लाइन से, कंटिन्यूसली हमको स्पेक्ट्रा जो है वो दिखते हैं। तो इसको आप बोलोगे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। उसके बाद बात करें किसकी, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा की। तो डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा जो है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी का ऐसा ब्रांच है जिसमें आपको बीच बीच में बॉर्डर लाइंस मिलेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे थोड़ी देर पहले मैं आपको बताई थी कि कुछ रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, है ना, या कुछ कोई मीट भी कर रहा है फिर भी बीच बीच में जो है वो एक बॉर्डर लाइंस मिलते हैं, तब आप उसको बोलोगे डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। और यही जो डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा है उसमें टू टाइप्स का होता है, एक लाइन स्पेक्ट्रा और एक है आपका बैंड स्पेक्ट्रा। तो जो बैंड स्पेक्ट्रा है वो मॉलिक्यूल्स के मिलते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं तो उनके बैंड स्पेक्ट्रा मिलेंगे। और लाइन स्पेक्ट्रा जो है वो आपको एटम्स के मिलते हैं। ठीक है, जो एटम्स होते हैं ना, या इसको बोल सकते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी इसको कभी कभी बोलते हैं। तो ये तो था बेसिक इन्फॉर्मेशन। इसके बाद जैसे मैंने आपको कहा कि व्हाट इज़ द स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो उसमें दो चीज़ों का हमने पढ़ा था, है ना। स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस होता है उसकी स्टडी करते हैं, वही कहलाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। पर वो जो स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस होता है वो किसके किसके इंटरेक्शन से होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विथ सैंपल और मैटर। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जानने की ज़रूरत क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो किसी भी टाइप का रेडिएशन हो सकता है, या बोल सकते हैं वो एनर्जी का पैकेज हो सकता है, या फोटॉन्स हो सकते हैं, है ना, वो सनलाइट्स भी हो सकता है, या किसी सोर्स से निकले हुए रेडिएशंस भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा रेडिएशंस जिनमें दो चीज़ें हो, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। नाम से समझ आ रहा है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एक ऐसा रेडिएशंस होता है जो ऑसिलेट कर सकता है, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों ही फील्ड जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ऐसे रेडिएशंस को आप बोलते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है वो एक वेव के फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एक वेव के फॉर्म में ही मूव करता है। और क्योंकि जब ये वेव के फॉर्म में मूव करता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के ही जस्ट परपेंडिकुलर एक मैग्नेटिक फील्ड भी वहाँ पे जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ये तो थी बात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की। इसकी अब मैं आपको बता देती हूँ क्या टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। पहले आपने देख लिया कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, समझ आ गए थे आपको। ऐसा रेडिएशन जो ऑसिलेट करेंगे किसको, मैग्नेटिक फील्ड्स को एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स को, और दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर होगा। इस टाइप की जो रेडिएशंस होती है उसको बोलते हैं आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, उनकी अलग अलग रेंज होती है ना। इनको इनके वेवलेंथ या फिर फ्रिक्वेंसी के ऑर्डर्स में अरेंज किया जाता है। तो मैं आपको बताती हूँ कितने टाइप्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं जिसकी स्टडी करनी है हमको। अगर मैं बात करूँ टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, तो मैं जो बोल रही हूँ वो है लो फ्रिक्वेंसीज वाले, लो से हायर फ्रिक्वेंसी के साइड में जा रही हूँ, या बोल सकती हूँ हाई वेवलेंथ से लो वेवलेंथ के साइड पे हम जाते हैं, है ना। तो सबसे पहला जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का वे है, टाइप्स है, वो है क्या, रेडियो वेव। रेडियो वेव है जो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ वाला है एंड सबसे कम फ्रिक्वेंसी वाले। उसके बाद सेकंड जो है वो है रेडियो वेव। रेडियो वेव के बाद आएगा माइक्रोवेव रीजन। माइक्रोवेव रीजन्स के बाद आ जाते हैं आपके IR रीजन्स। IR रीजन के बाद अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल रीजन्स आते हैं। अल्ट्रावायलेट और विजिबल रीजन्स में ही जो लाइट्स आता है ना वो हम देख पाते हैं अच्छे से, है ना। विजिबल रीजन्स की विबग्योर जो आप पढ़ते हो वो सारा विजिबल रीजन्स का ही होता है। फिर अल्ट्रावायलेट विजिबल रीजन्स के बाद है एक्सरेज, एक्सरेज के बाद गामा रेज, और गामा रेज के बाद आ जाती है आपकी कॉस्मिक रेज। तो जो कॉस्मिक रेज है उसकी स्टडी नहीं करेंगे, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। मतलब जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, वो हार्मफुल होते जाता है वुमेन बॉडीज़ के लिए। ठीक है, जो लो फ्रिक्वेंसीज वाले होते हैं वो अच्छे होते हैं, उतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता। तो ये तो था बेसिकली टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस।
अब क्या होगा, ये हमारा कंप्लीट जो इंट्रोडक्शन पार्ट था, छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी, वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं एप्लीकेशंस की, या नीड क्यों हुई, स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने की नीड क्यों हुई, है ना। तो मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले ना क्या होता था, पहले कोई भी नया कंपाउंड्स बनाते थे लोग, तो जब नया कंपाउंड्स बनाते थे और उसको स्टडी करनी होती थी, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड, व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ दिस कंपाउंड, है ना, सब चीज़ पढ़ना होता था। इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, इसकी स्ट्रक्चर क्या होगा, इसको ये कैसे कैसे बिहेवियर शो करेगा इन्वायरमेंट में, उसके लिए क्लासिकल मेथड्स का यूज़ करते थे। अब क्लासिकल मेथड में क्या करते थे, क्वांटिटेटिवली उसकी स्टडी होती थी, टेस्ट होता था, फिर क्वालिटेटिव टेस्ट होता था, और वो सारे टेस्ट में फिर उसके बाद बहुत सारे रिएजेंट टेस्ट होते थे। तो ऐसे कंडीशंस में बहुत सारे जो अमाउंट था वो तो वेस्ट चला जाता था, और फिर भी प्रॉपर्टी की अच्छे से नॉलेज नहीं हो पाती थी। तो जो सबसे बेस्ट टेक्निक आया इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी, और स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू ही किसी भी कंपाउंड्स की डिटेल स्टडी कर सकते हैं हम, उसकी प्रॉपर्टी की स्टडी कर सकते हैं, उसके बिहेवियर की स्टडी कर सकते हैं, एवरीथिंग जो है स्टडी किया जा सकता है यूजिंग ऑफ द न्यू टेक्निक इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है उसमें कैसे कैसे हम स्टडी कर सकते हैं, है ना, थोड़े से एप्लीकेशंस देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे ये यूज़ होता है। सो देखो, जितने भी ड्रग इंडस्ट्रीज़ हैं, मॉलिकुलर, आपको पता है, मैंने पहले ही बोल दिया था, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको पढ़ाऊंगी। तो जो ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें जितने भी टाइप के आप मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ोगे, उसमें जितने फार्मेसी वाले जो होते हैं वो ड्रग्स बनाते हैं, तो उन ड्रग की टोटल स्ट्रक्चर, एसीटोन के स्ट्रक्चर्स, कीटोन के स्ट्रक्चर, अलग अलग फ्रिक्वेंसीज का अलग अलग स्पेक्ट्राज आएगा। एनएमआर की स्टडी करते हैं तो हम यहाँ तक कि आइसोटोप्स को भी डिटेक्ट कर सकते हैं ना एनएमआर के थ्रू, कि अगर आइसोटोप्स आ गए हैं तो वो अलग ही सिग्नल्स देगा। उसके बाद फिर जो आइसोमर्स होते हैं, अलग अलग आइसोमर्स हैं, सीस है, ट्रांस है, सारी चीज़ें, ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर, एवरीथिंग की स्टडी किया जा सकता है थ्रू द स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसका मेन आपका एप्लीकेशंस हो गया, ठीक है। साथ ही जितने भी टाइप के रिजिड रोटर हो गए और हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हो गया, ठीक है, ये सारे जो है, उसके बाद आपके मास पिक्स देख के मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ करके हम किसी भी चीज़ का फ्रेगमेंटेशन की कौन कितने पार्ट्स में टूटता है, रेडिकल्स कौन सा बना सकता है, वो सारे स्टडी हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू कर सकते हैं। साथ ही एक्सरेज का यूज़ तो आपको पता ही है, एक्सरेज स्पेक्ट्रोस्कोपी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, बॉडी की सारी चीज़ों को स्कैन करने के लिए इसका यूज़ होता है। एमआरआई में भी स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ किया जाता है। साथ ही आप अगर आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बात करें तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसीज, मतलब आप किसी भी बॉन्ड्स की नेचर को बता सकते हो कि कोई भी बॉन्ड जो है वो कैसे नेचर का होगा, उसका बॉन्ड ऑर्डर्स क्या होंगे, अलग अलग रेंज में वो वैल्यूज़ देते हैं। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है स्पेक्ट्रोस्कोपी का, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, कोई भी एक टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर मैं आपको सारे टाइप की जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उनके प्रिंसिपल बताऊंगी, ठीक है, विथ किसके साथ में, उसके स्पेक्ट्रोस्कोपी के इमेज के साथ उसके प्रिंसिपल पढ़ेंगे कि कौन सा स्पेक्ट्रोस्कोपी किस प्रिंसिपल के बेस पे वर्क करता है, कौन कौन सा सिलेक्शन रूल्स हैं, वो भी हम ऐसे क्लासीफाई करके पढ़ लेंगे कि कौन से स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन सा सिलेक्शन रूल जो है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। थैंक यू।